ये हमारे यूनिट्स हो गए। अब देखो इस प्रोडक्टिविटी को हम तो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक जो प्लांट का प्रोडक्टिविटी होता है, प्लांट कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, और एक जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट पे डिपेंडेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे हम प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मतलब जो प्लांट्स बना रहे हैं उसमें दो और मतलब डिवीजन है, ठीक है। उसमें डिवीजन में दो और चीजें आती है, एक आता है जीपीपी, एक आता है एनपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे पैसे हम कमाते हैं तो कितने पैसे टोटल हमारे पास आ रहे हैं, वैसे प्लांट्स कितने एनर्जी टोटल कितना बायोमास बना रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेट भी हम उसको बता सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब किलो कैलोरीज में भी बता सकते हैं। तो अभी हम बोलेंगे कि प्लांट टोटल में सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करके जो भी अब प्लांट प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो प्लांट प्रोडक्टिविटी भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि प्लांट कितना बायोमास टोटल बना पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा प्लांट को कितना सनलाइट मिल रहा है, प्लांट के लिए सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कितना उसको वाटर मिल पा रहा है। किसी भी चीज का सड़ना, मिट्टी में मिल जाना, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब इस डिकम्पोजिशन में केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन दोनों होता है, ठीक है। सड़ने को जब हम बोलेंगे तो सड़ने को मतलब केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, और उससे पहले जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, मान लो प्लांट का पत्ता अगर टूट के, अब डिकम्पोजिशन में हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स में डिकम्पोजिशन होता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो स्टेप्स में हम जब बात करें, जो पत्ता है उसका पत्ते का ये वाला स्टेप चल रहा हो तो फ्रूट का ये वाला स्टेप चल सकता है, पेड़ की किसी डाली का ये वाला स्टेप चल सकता है, कैटाबॉलिज्म। तो सिमिलरली यहाँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब चीजें टूट रही है, ठीक है। कैसे टूट रही है? इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस होगा सॉइल में, उतना ही सॉइल फर्टाइल होगा, और उसके बाद क्या होगा, फाइनली जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मिनरल्स जो है सॉइल में आ जाएंगे। उसको प्रोडक्टिविटी में इतना ही था हमारे चैप्टर में, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी वाला यूनिट, ठीक है। उसमें से हम एक टॉपिक अभी सेलेक्ट किया हमने, दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो हम ये टॉपिक को एक बार में कंप्लीट करेंगे, ओके। हम टॉपिक वाइज अभी चल रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम प्रोडक्टिविटी करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो टॉपिक कवर करते जाते हैं पहले, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, हमने बोल दिया जिस रेट पर हमारे अंदर ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। अब इसका कोई यूनिट भी होगा, अगर रेट है तो इसका मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि किस रेट पर बन रहा है। बायोमास मतलब क्या, हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, हमारा जो फैट्स कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ओके, उसको हमको हम उसको बोल देते हैं वो किस रेट पर बन रहा है, कितना बन रहा है, ठीक है, उसको हम मेजर करेंगे प्रोडक्टिविटी में। अब मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी होगा, तो इसमें दो चीज़ों से हम मतलब दो यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं। एक हम वेट पे मेजर करेंगे और एक हम कैलोरीज, एनर्जी के टर्म्स में मेजर करेंगे, ठीक है। एक हम बायोमास को जब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ जब हम प्रोडक्टिविटी बताएंगे कि इतना बन रहा है, तो एक वेट के हिसाब से बताएंगे, एक कैलोरीज के हिसाब से बताएंगे। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, या तो हम बोल सकते हैं कितना ग्राम बना है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर कितना किलो कैलोरीज प्रोड्यूस हुआ है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये हमारे यूनिट्स हो गए। अब देखो इस प्रोडक्टिविटी को हम दो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक जो प्लांट का प्रोडक्टिविटी होता है, प्लांट कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, और एक जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट पे डिपेंडेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग भी प्लांट्स खाते हैं, या कोई हर्बीवोर हो गया, वो लोग भी। तो एक एनिमल के बेसिस पर हम बताएंगे एनिमल का कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है और एक प्लांट्स का। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेजर करने का मतलब पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जैसे ही हम बोल दिए यहाँ प्राइमरी वर्ड आ रहा है, ठीक है, प्राइमरी वर्ड आ रहा है मतलब प्रोड्यूसर्स की बात होगी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोड्यूसर्स कितना एनर्जी, कितना बायोमास बना पा रहे हैं, ठीक है, इन टोटल। तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी को डिफरेंशिएट करेंगे दो पार्ट्स में। एक हो जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब प्लांट के अलावा जो भी अपने अंदर बायोमास बना रहे हैं, हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, कोई भी प्लांट के अलावा, उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मतलब जो प्लांट्स बना रहे हैं उसमें दो और मतलब डिवीजन है, ठीक है। उसमें डिवीजन में दो और चीज़ें आती है, एक आता है जीपीपी, एक आता है एनपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी को हमने क्या बोला, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास जो प्लांट बना रहे हैं, कैसे, सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी चीजें बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ खर्च हो रहा होगा, कुछ रेस्पिरेशन लॉस जा रहा होगा, कुछ उनके मेटाबॉलिज्म में खर्च हो रहा होगा, पर उसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कितने पैसे टोटल आ रहे हैं। जैसे पैसे हम कमाते हैं तो कितने पैसे टोटल हमारे पास आ रहे हैं, वैसे ही प्लांट्स कितने एनर्जी टोटल कितना बायोमास बना रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेट भी हम उसको बता सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब किलो कैलोरीज में भी बता सकते हैं। तो अभी हम बोलेंगे कि प्लांट टोटल में सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करके जो भी बायोमास बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं वहाँ पर हम रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर देंगे। मतलब प्लांट कुछ एनर्जी बना रहे हैं, उसमें से कुछ वो अपने लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हम जैसे जो पैसे कमा रहे हैं उस वो हमारे अपने खर्चे भी होंगे, हमारे खाने का, हमारे ट्रैवलिंग कॉस्ट, ठीक है, वो सब खर्चे मिलाकर जो लास्ट में बच गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नेट, जो हमारा पैसा बच गया है। सिमिलरली प्लांट्स जो भी एनर्जी बना रहे हैं उसके बाद उनका रेस्पिरेशन लॉस, मेटाबॉलिज्म लॉस जो भी होता है, उसके बाद जो उनके पास एनर्जी बच गई उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होता है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने का कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है, ठीक है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। अब जो भी ये जो बचा हुआ बायोमास है यही एनिमल्स को अवेलेबल होगा खाने के लिए। प्लांट जो भी अपना बनाए हैं उसमें से अपना खर्चा वर्चा निकाल के जो भी उनके पास अब स्टोर्ड होगा वो एनिमल्स खा सकते हैं। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है यही किसके लिए अवेलेबल होता है, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इनके लिए, मतलब कार्निवोर्स नहीं ओमनीवोर्स, जैसे हम हो गए ओमनीवर्स हो गए, हम भी प्लांट्स खाते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो भी प्लांट्स खाते हैं, तो उनके लिए यही बचेगा, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगा फॉर ओमनीवोर्स एंड हर्बीवोर्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो भी एनिमल्स अब अपने अंदर बायोमास बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, या तो प्लांट को खा के बना रहे हैं या किसी दूसरे एनिमल को खा के बना रहे हैं, क्योंकि हम भी कुछ खाना खा रहे हैं, भले वेजिटेरियन सोर्स हो नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो, हमारे अंदर भी एनर्जी बन रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए जब भी हम टर्म यूज़ करेंगे दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो भी बायोमास बन रहा है फॉर एनिमल्स, या फिर हम बोल देंगे कंज्यूमर्स। प्राइमरी किसके लिए होता है, फॉर प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो भी एनिमल्स अपने अंदर बायोमास बना रहे हैं वो कवर अप होगा, ओके। ओके अब प्लांट प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो प्लांट प्रोडक्टिविटी भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि प्लांट कितना बायोमास टोटल बना पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा प्लांट को कितना सनलाइट मिल रहा है, प्लांट के लिए सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, कितना उसको वाटर मिल पा रहा है, उसी पर तो डिपेंड करेगा कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस कितना कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मॉडरेट लेवल में हो रहा है, ठीक है। और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, प्लस प्लांट किस जगह पर है, कैसा क्लाइमेट है, कहीं डेजर्ट प्लांट्स हो गए तो उनका प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकता है,
क्योंकि डेजर्ट में बहुत सारी चीज़ें, वाटर नहीं है, सॉइल में न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा तो, या फिर कुछ प्लांट्स होंगे जो ट्रॉपिकल रीजन के होंगे उनमें अलग प्रोडक्टिविटी होगा, उनका प्रोडक्शन रेट अलग होगा, कुछ टेम्परेट रीजन वाले प्लांट होंगे उनका प्रोडक्शन रेट अलग होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैरी कर रही है, सनलाइट का अमाउंट वैरी कर रहा है, वाटर का रेनफॉल वैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स वैरी कर रहे हैं, वहाँ किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल में जो कि प्लांट को चीज़ें बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना जो प्लांट को नाइट्रोजन अच्छे से प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, फिर वो वाला नाइट्रोजन का फॉर्म प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो उसमें से क्या क्या हो गया, क्या होगा, अमाउंट ऑफ सनलाइट, रेनफॉल, सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे माइक्रोब्स इन सॉइल, फिर प्लांट का हैबिटेट क्या है, प्लांट किस जगह पर प्रेजेंट है। ये सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेंगे कि प्रोडक्टिविटी कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना बायोमास बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिकॉम्पोजिशन। कि डिकॉम्पोजिशन भी हमको एक पढ़ना है। डिकॉम्पोजिशन में हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो हमको जानना ज़रूरी है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ओके देखो, डिकॉम्पोजिशन में बेसिकली हम क्या जानते हैं, डिकॉम्पोजिशन मतलब लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें तो बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ सड़ रहा है, किसी भी चीज़ का सड़ना, मिट्टी में मिल जाना, उसको हम डिकॉम्पोजिशन बोलते हैं। अब इस डिकॉम्पोजिशन में केमिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन दोनों होता है, ठीक है। सड़ने को जब हम बोलेंगे तो सड़ने को मतलब केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, पर उससे पहले जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, मान लो प्लांट का पत्ता अगर टूट के गिर गया या कोई फ्रूट टूट के गिर गया, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा। अब ये तोड़ने का काम कौन करेंगे, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैट्स होंगे, अर्थवर्म होंगे, ये सब क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, केमिकल डिकॉम्पोजिशन। तो जब हम डिकॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन दोनों होता है। किसका होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, प्लांट्स के पार्ट्स, एनिमल्स के पार्ट्स, जो भी एनिमल्स मर गए हैं वो, कीड़े मकोड़े, जो भी माइक्रोब्स है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गेनिक लिविंग मैटर है, ठीक है, उसका डिकॉम्पोजिशन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो, ये होने का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सॉइल के सरफेस पे हो। ये सॉइल के सरफेस पे तो हो ही सकता है, मान लो कोई पेड़ से पत्ता या फ्रूट या पेड़ की कोई डाली टूट गई या पेड़ ही काट दिया गया तो सॉइल पर प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पर डिकॉम्पोजिशन होगा। लेकिन कई बार वाटर के अंदर भी डिकॉम्पोजिशन होता है ना। समुद्र में कोई अगर जानवर, कोई मछली, कोई कुछ भी अगर मर गया, समुद्र का कोई सा भी जीव अगर मर गया तो ओशन में, वाटर के अंदर भी डिकॉम्पोजिशन होगा। तो डिकॉम्पोजिशन दोनों जगह पर हो सकता है, सॉइल में भी और वाटर में भी। तो इसका जब हम साइट की बात करेंगे, साइट क्या क्या हो सकता है हमारे पास, सॉइल एंड वाटर दोनों हो सकता है, ठीक है। अब डिकॉम्पोजिशन में हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में डिकॉम्पोजिशन होता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो स्टेप्स में हम जब बात करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखो सबसे पहले होता है फ्रैगमेंटेशन, फिर आता है कैटाबॉलिज्म, देन लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, एंड
एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये स्टेप्स अब जरूरी नहीं है कि ये स्टेप्स हमेशा एक के बाद एक के बाद एक हो। मान लो जो पत्ता है उसका पत्ते का ये वाला स्टेप चल रहा हो तो फ्रूट का ये वाला स्टेप चल सकता है, पेड़ की किसी डाली का ये वाला स्टेप चल सकता है, ऐसे चलता रहता है। हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो है एक ही टाइम पर मल्टीपल ऐसे बहुत सारे चीजें होंगी जिसका डिकम्पोजिशन चल रहा होगा। तो पत्ता जो है वो अभी इस वाले स्टेप पर होगा, या फ्रूट इस वाले स्टेप पर होगा, पेड़ की डाली इस वाले स्टेप पे होगी। ठीक है, तो पर स्टेप ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका फ्रैगमेंटेशन होगा, देन कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब हम समझेंगे स्टेप वाइज कि इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सबसे पहले देखो हम फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है, उसमें फ्रैगमेंट्स जैसे तोटेंगे छोटे छोटे। ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर है, मान लो ये फ्रूट है, ठीक है, इसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा जाएगा। अब ये तोड़ने का काम कौन करेगा? बहुत सारे एनिमल्स जैसे टर्माइट हो गए, एंट्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, ये क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर होगा फिजिकल ब्रेकडाउन। और ये करेंगे कौन? बाय एंट्स हो गए या टर्माइट्स हो गए, अर्थवॉर्म हो गए। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेट्रीवोर्स। ठीक है, इनको हम एक कॉमन टर्म में क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स। ओके, इनको हम कहते हैं डेट्रीवोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ केमिकल से काम चल रहा है, हम बोलते हैं हमारे बॉडी में क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ आती है? एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में हर वक्त जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का बनना टूटना। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, या तो एनाबॉलिज्म होगा या तो कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म मतलब कोई भी चीज, नई चीज बन रही है अगर हमारे बॉडी में तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। अगर कोई चीज टूट रही होती है हमारी बॉडी में उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो सिमिलरली यहाँ कैटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब चीजें टूट रही है। ठीक है, कैसे टूट रही है? इनटू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। अभी तक फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ था, टुकड़ों में चीजें, जो भी फल था वो टुकड़ों में टूट गया। अब उस फल के टुकड़े में से, सारे टुकड़े में से अब ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर सब अलग होंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर हो गया है हमारे पास केमिकल ब्रेकडाउन इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैटाबॉलिज्म कंप्लीट। अब देखो, जब हमारे पास मिनरल्स सॉइल में आ चुके हैं, मिनरल्स मतलब जो इनऑर्गेनिक मैटर हो गया वो मिनरल्स हो गए और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। अब क्या होता है, कुछ मिनरल्स जो है सॉइल में जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो लीच कर जाएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे सॉइल के डीप लेयर्स में चले जाएंगे और जाके शायद हो सकता है कि जो वाटर टेबल है उसमें मिल जाए, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसमें लीच कर जाए। ठीक है, ये कौन करेगा? जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम लीचिंग की बात करते हैं तो जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के डीप लेयर्स में चले जाते हैं। लीचिंग किसकी हो गई थी? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर की।
ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। इनऑर्गेनिक मैटर तो अब नीचे चला गया, अब हमारे पास बच क्या गया है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर और थोड़ा सा डिकम्पोज होगा, अब वो ब्लैक कलर का एक ब्लैक कलर की चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। सॉइल में जितना ज़्यादा ह्यूमस होता है, बोला जाता है सॉइल उतना ही फर्टाइल होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पर कोई भी प्लांट को उगने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन मतलब जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर अब बच चुका है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये ह्यूमस होता कैसा है, डार्क कलर का मैटर होता है, डार्क कलर ऑर्गेनिक मैटर। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू डार्क एमॉर्फस मटेरियल, ह्यूमस। ठीक है, डार्क एमॉर्फस मटेरियल जो हम बोल रहे हैं, नेचर कैसा होता है इसका, एमॉर्फस होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो डार्क एमॉर्फस मटेरियल है इसी को हम कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या मिल रहा है हमें, ह्यूमस बन रहा है, और जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल में उतना ही सॉइल फर्टाइल होगा। और उसके बाद क्या होगा, फाइनली जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मिनरल्स जो है सॉइल में आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर सॉइल जो होता है रिच हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। अगर वहाँ पर प्लांट्स अब उगे, जितना ज़्यादा जहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, मिनरलाइजेशन होगा, ह्यूमस बढ़ेगा, तो प्लांट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, वो फर्टाइल सॉइल होता है। तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन के टोटल स्टेप्स। नेक्स्ट कि डिकम्पोजिशन के लिए भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो डिकम्पोजिशन को या तो बढ़ाएंगे तेज़ी से या तो उसको कम करेंगे, तो मतलब उसका रेट को इफेक्ट करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि अब डिकम्पोजिशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, या किन फैक्टर्स की वजह से डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन में सबसे पहले जो चीज़ डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। ठीक है, जो भी चीज़ डिकम्पोज होना है उसको हम बोलते हैं डेट्राइटस। अब जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वो बहुत ही टफ होगा ब्रेक डाउन करने के लिए, फिजिकली या केमिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा उसको तोड़ने के लिए, तो डिकम्पोजिशन में टाइम लगेगा, रेट स्लो होगा। और अगर वो बहुत ईजिली डिकम्पोज हो गया तो इसका मतलब रेट फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर काइटिन जो होता है, काइटिन और लिग्निन, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जो हमारा रॉ मटेरियल है मतलब डेट्राइटस। ठीक है, अब डेट्राइटस अगर काइटिन और लिग्निन का बना हुआ हो, ठीक है, काइटिन किस में होते हैं, फंगाई में होते हैं, लिग्निन प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, तो काइटिन और लिग्निन का अगर डेट्राइटस बना हुआ हो, उसको डिकम्पोजिशन में बहुत मेहनत लगेगी, वो इजीली टूटता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट जो होगा वो स्लो होगा। और बाकी चीज़ों से, जैसे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मल ह्यूमन स्किन है, ठीक है, नॉर्मल इंसान है, एनिमल्स हैं, उनका डिकम्पोजिशन थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि वहाँ काइटिन नहीं है, वहाँ लिग्निन नहीं है। राइट, तो अगर काइटिन और लिग्निन होगा, काइटिन एंड लिग्निन, काइटिन किस में पाया जाता है, फंगाई में, लिग्निन प्लांट्स में होता है। तो इनका जो है वो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, टफ होगा, स्लो होगा। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने, डिकम्पोजिशन का रेट। देखो, गर्मियों में कभी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होता है वो जल्दी सड़ता है ना। नोटिस किया होगा, गर्मियों में चीज़ें जल्दी ख़राब होती है, जल्दी सड़ती है। विंटर्स में जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती। कोई भी टमाटर अगर रख दो या अभी कोई सा भी वेजिटेबल लाके अगर गर्मी में रख दो 4 दिन के लिए, वो बहुत जल्दी सड़ेगा, और ठंड में 4 दिन के लिए रखो वो मतलब कंपैरेटिवली फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा डिकम्पोजिशन उतना जल्दी होगा, उतना फास्टर रेट से होगा। तो ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं एग्जाम्पल, गर्मियों में चीज़ें सड़ती जल्दी हैं, विंटर्स में उतनी जल्दी नहीं खराब होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, जितना हाई होगा, हाई, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा।
अब इसके बाद है मॉइस्चर। अब ये भी हमको पता है कि बरसात की चीज़ों में भी जल्दी, बरसात के मौसम में भी चीज़ें जल्दी सड़ती है। ठीक है, बरसात के मौसम में हर जगह फंगस लग जा रहा है, कभी ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सड़ रही है। तो मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पर ज़्यादा होगा, जिन चीज़ों में ज़्यादा होगा वो जल्दी सड़ेंगी, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा वो खराब नहीं होंगी। अब जैसे देखो, अगर हम कोई फ्रूट या वेजिटेबल ला के रख दें, ठीक है, और अगर हम कोई दाल, ठीक है, अरहर दाल या मूंग या मसूर दाल रखें, तो दाल में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, दाल में पका हुआ दाल नहीं, दाल जो हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं जिसको अभी हमें पकाना है, ठीक है, उसको रख दो, उसको वो कई दिन तक रखा रहेगा, मतलब महीनों तक रखा रहता है, महीनों तक डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। पर ये फ्रूट या वेजिटेबल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 दिन चलेगा, उसके बाद सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो मॉइस्चर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिकम्पोजिशन को फेवर करता है। तो मॉइस्चर कंटेंट जिसमें जितना ज़्यादा, डिकम्पोजिशन रेट उसका उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पर भी हाई मॉइस्चर कंटेंट अगर होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन का अवेबिलिटी। ठीक है, जब हम एरोबिक और एनारोबिक की बात करते हैं तो एरोबिक कंडीशन मतलब जहाँ अच्छा खासा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनारोबिक मतलब जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन, जो चीज़ ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा मिलेगा वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन कम रहेगा वहाँ एनारोबिक। डिकम्पोजिशन वहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा, पर फास्टर कौन सा? फास्टर जो ऑक्सीजन अवेलेबल जहाँ पर है वो चीज़ें जल्दी खराब होंगी, जल्दी सड़ेंगी। ठीक है, तो इस वजह से जैसे कभी हम ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं तो उसको वैक्यूम सील किया जाता है। वैक्यूम सील करने का मतलब है एयर वहाँ से हटा दिया जाता है, जो भी चीज़ रहती है उसको वैक्यूम सील करने का मतलब है कि एयर हटा दिया। एयर हटा दिया तो एक तो एरोबिक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई, प्लस एयर का मॉइस्चर, एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी तो होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, वो भी हट गया। तो एक तो ऑक्सीजन हट गया, एक तो मॉइस्चर हट गया, तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक फ्रेश रह सकती हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन का अवेबिलिटी। इसमें हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर एरोबिक कंडीशन होगा मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहाँ पर डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। और जो एनारोबिक कंडीशन है मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, वहाँ स्लो होगा। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है जो कि डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा डिकम्पोजिशन और प्रोडक्टिविटी में इतना ही था हमारे चैप्टर में। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।